हेलो। वाह। 8 बज गए सर। ये लोग सब पैसे मुझसे खर्चा करवाते हैं और सबसे आखिरी में जब 10-5 मिनट बचता है तब मेरे पास माइक आता है हर मीटिंग में। लेकिन अब अरे वाह, बड़ी इज्जत आ रही है आज। चलिए मैं मैं अब आपको बोर नहीं करूंगा। मैं 2-4 मिनट लूंगा बस, क्योंकि मेरी कहानी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं लगभग सबको पता है। क्या बात है। तो मैंने बिजनेस जिस तरीके से शुरू किया था यहाँ आज से 3 साल पहले, वो एक बहुत ही मज़ेदार समय था। उन दिनों में बहुत गर्दिशों में हुआ करता था, लेकिन हम लोग अपने जीवन में कितनी भी प्लानिंग करें, परमात्मा हमारे लिए क्या प्लानिंग करके बैठता है हमको किसी को नहीं पता रहता। तो यहाँ मैं इंदौर में क्यों आया, कैसे आया, अब मुझे ये पता चलता है कि वो सब एक मतलब एक प्लान था पहले से ऊपर वाले का। यस, नहीं, यहाँ आने का मेरा कोई कारण नहीं था। इंदौर शहर में यहाँ मैं किसी को नहीं जानता था। इंदौर शहर में जहाँ कोई किसी को नहीं जानता वहाँ व्यापार की कल्पना कैसे कर सकता है। तो यहाँ किसी तरीके से आया, फिर धीरे धीरे यहीं पे मुझे इस कैंगन के बारे में पता चला। फिर उसके बारे में मैंने गुणा भाग लगा के नए नए दोस्त बनाए। फिर एक मशीन खरीदी और उस मशीन खरीदने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा, मैं चाहूँगा उस व्यक्ति के लिए आप लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं, मिस्टर हिमांशु शर्मा जी का, प्लीज़। क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे घर में जो टिफ़िन आता था वो भी उधार लेता था मैं रोज़, सुबह से शाम तक। और इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर भरोसा किया, बोले यार ठीक कह रहा है, अगर कहीं आईडी लग गई और कहीं व्यापार हो गया ठीक ठाक तो सब ठीक हो जाएगा। और मज़ेदार बात ये थी कि इनके पास भी पैसे नहीं थे। ये भी मेरे पास एक दिन आके बोलते हैं कि तिवारी जी क्या करूं, तुम जो बता रहे हो वो है तो बढ़िया, लेकिन मेरे अकाउंट में केवल 2,000 रुपये हैं। तो मैंने सोचा ये 2,000 रुपये का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्योंकि मेरी तो उधार लेने की आदत पड़ी हुई थी। मैंने 2,000 है इसके अकाउंट में, इसको इस्तेमाल करते हैं। सुदेश जी का फोन आया कि पूना में एक मीटिंग हो रही है, अगर समझना है इस कैंगन को बहुत अच्छे से तो पूना आ जाओ। तो मैंने हिमांशु जी से बोला, हिमांशु जी पुणे तक के किराए के पैसे आपके पास है। ये बिजनेस है, अपन को तो पता नहीं, आप एक काम करो टिकट कटवाओ और मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे जाने का मतलब 2,000 से मेरा कुछ होगा नहीं। आप ये बड़े साधारण व्यक्ति हैं हिमांशु जी। तो मैंने कहा ये 2,000 में जाके और वापस भी आ जाएंगे। तो हिमांशु जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये चले गए और वहाँ पे सर का डेमोस्ट्रेशन था पूना में किसी होटल में, और वहाँ से लौट के आ गए। तो इन्होंने मुझे आके बताया, यार मैंने कहा कैसी लग रही थी चीज़ बताओ, इसके लिए 1.5 लाख का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं। बोले चीज़ तो बहुत बढ़िया थी। सुदेश जी के बारे में बताया उन्होंने, फिर वहाँ मुझे उनके बारे में भी बताया, अपने पोद्दार जी। बोले एक बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा लीडर, कुछ दम नहीं था उसमें, लेकिन सब लोग बड़ा सम्मान कर रहे थे उसका भी। ऐसी कुछ बातें इन्होंने बताई।
तो मेरे, आप ये समझ लो कि जैसे मेरे मन में घंटियां सी बज रही हों कि ये काम मुझे हर हालत में करना ही चाहिए अब। और मैंने कहा हिमांशु जी अब तो यार 1.5 लाख का इंतजाम करो तुम, ये काम करेंगे। और हिमांशु भैया ने लगा दिया फ़ोन अपने कुछ दोस्तों को, तो सब लोगों ने कर दिया मना। अब हम लोग दोनों बड़े चिंतित थे, कमरे में बैठे हुए थे, क्या किया जाए। दिन गुजरते जा रहे थे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन गुजर गए 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करने में। फिर हिमांशु जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, चलो घर वालों से मांगते हैं। तो हिमांशु जी ने अपनी एक सिस्टर को फ़ोन लगाया, मेरे सामने स्पीकर खुला हुआ था। तो इनकी सिस्टर बोलती हैं कि देख 1.5 लाख रुपए तो तुझे मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये 1.5 लाख तुझे मैं जिंदगी में आखिरी बार दूंगी। इसके बाद कभी मुझे पैसों के लिए फोन मत करना। बोले तिवारी जी बोलो ऐसी आवाज आ रही है, क्या करें, ले लें? मैंने कहा ले लो भैया, तुरंत हाँ करो, इमीडिएट, 1 सेकंड भी लेट मत करो, इमीडिएट हाँ करो। क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कैसे भी आईडी लग जाए एक बार, क्योंकि मशीन आए या ना आए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पानी काम करता है कि नहीं करता है। मुझे तो इतना पता था सिर्फ अगर मशीन 3-4 लाख रुपए की है तो कमीशन 1 लाख रुपए तो जरूर मिलता होगा। और कमीशन अगर 1 लाख रुपए मिलता है तो भैया अगर खींच तान के मैंने डोर टू डोर नॉक कर करके अगर 4-6 महीने में 100 मशीन भी बेच दी और 1 लाख रुपए के हिसाब से 100 मशीन का हो गया 1 करोड़ रुपया। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए में तो मैं अपने सारे कर्जे चुका दूंगा। बड़ी अच्छी कल्पनाएं आने लगी दिमाग में, सब चलने लगा ये सब। धीरे धीरे पैसा आ गया, मशीन आ गई, और सुदेश सर का फ़ोन आया, मैं आ रहा हूँ शनिवार को संडे को मीटिंग करता हूँ। तो सर ने बोला मेरे को, हाँ ठीक है, वहाँ का जो अच्छा होटल है वो होटल बुक कर दो। अब मैं मन में इतना घबराया, मैंने कहा जेब में 1 रुपया तो है नहीं, होटल बुक करने जाएंगे वो पैसे मांगेगा पैसे मांगेगा। अब मैं सोच रहा, चूंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई थी कभी, पहली बार, फर्स्ट टाइम हम लोग मिलने वाले थे सुदेश सर से। तो चूंकि मैंने इनका बैकग्राउंड जो मुझे पता चला था उन 4-6 दिन में, तो मैंने सोचा था फिल्म सिटी का आदमी है, पैसे वाला तो होगा नेटवर्करों की तरह नहीं होगा, फिल्म सिटी का आदमी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाता है, खूब पैसे होंगे। मैं कैसे भी करके बुक कर देता हूँ 10-20 रुपए उसको टोकन मनी देके, और वो आएंगे अपने आप भरेंगे। तो ऐसे करके मैं, अच्छा वहां पे मैंने पता किया कि वो बुक भी नहीं करता बिना कुछ पैसे दिए, उसको चाहिए 10-20 हजार रुपए। तो हिमांशु शर्मा जी ने एक जुगाड़ लगाई, उस होटल के मैनेजर से एक रिलेशन निकाला दूर का। ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। उससे एक दोस्ती निकाली, उस दोस्ती के नाते उससे बोला देख जो सर आ रहे हैं वो बहुत अमीर आदमी है, अब हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो सिर्फ बुकिंग कर दे इस डेट में 11 बजे से शाम 5 बजे तक की, पैसे तुरंत उसी टाइम मिल जाएंगे। तो बुकिंग हो गई, होटल की बुकिंग हो गई। फिर हिमांशु जी के कुछ जो दोस्त थे और मैंने कुछ नए 2-4 मित्र बनाए थे, फिर उनके मित्र, फिर मैंने सर आपसे 100 पंपलेट मंगाए थे सबसे पहले बड़े वाले, वो पंपलेट पे हमने इनविटेशन लिख लिख के मोहर लगा लगा के नए नए लोगों को दे दे के, और उस मीटिंग को ऐसा प्रमोट किया कि इस अजनबी शहर में मेरी पहली मीटिंग में 70 लोग बैठे हुए थे। और जब मैंने वो 70 लोग देखे, चूंकि इतनी बड़ी मीटिंग 70 लोगों की मीटिंग तो मैंने खुद कभी ऑर्गेनाइज नहीं करी थी, क्योंकि मैं, और इतने बड़े प्रोडक्ट पे, इसको हटा लो प्लीज। तो धीरे धीरे ऐसे एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मुझे याद है कि जितने भी लोग आए थे उस मीटिंग में, वैभव जी हैं यहाँ पे? वैभव जी कहाँ हैं? वैभव जी नहीं, उस मीटिंग में मेरे ख्याल से केवल वैभव जी अकेले थे उन 70 लोगों में जिन्होंने मशीन खरीदी है।
उनमें से आज तक किसी ने भी मशीन नहीं खरीदी। समझ लो, एक आदमी, एक आदमी क्या कर सकता है, सिर्फ एक आदमी। तो आप किसी को भी हल्के में मत लेना, कोई भी एक आदमी आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। आज मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि मेरी जितनी भी टीम है पूरी ऑल ओवर इंडिया, छत्तीसगढ़ मेरी नंबर 1 टीम है। यस यस, बजा सकते हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ से खूब पैसा कमाया मैंने। जैसे ही मैं शिक्षक गया तो अगले 1-1.5 साल तक कोई बना ही नहीं शिक्षक। तो खूब पैसा आया मेरे को, 8 पॉइंट का भी आया, आउट ऑफ 8 पॉइंट का भी आया, कोई नहीं था तो बड़ा अच्छा लगता था। खूब रोज आते थे, दिन में कम से कम 10-20 मैसेज आते थे, वो दौर ऐसा था। सुबह से सुबह भी आ गए 4-6 पेमेंट, शाम को भी आ गए 4-6 पेमेंट। तो इसीलिए अभी भी मेरे को अब ऐसा लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की जो टीम है ना, ये बहुत शानदार टीम हमेशा ऐसी बनी रहनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा तुम सबको मिलाने के एफर्ट में लगा रहता हूँ। तुम लोग बिखरो नहीं, क्योंकि तुम्हारा बहुत नमक खाया है मैंने। यस, और आज यहाँ जितने भी नए लोग आए हैं, इन सब ने नमक खाया है मेरा। तो इस बात को ध्यान दें, क्योंकि अगर नमक आपने खा लिया तो भाई साहब अदा तो करना ही पड़ेगा। आज करो या कल, करना तो पड़ेगा आपको। इसलिए जो काम कल करना है तो वो आज ही कर लेना। 2 लोगों ने तो कर लिया। कहानी धीरे धीरे बढ़ती गई, मैं धीरे धीरे 6 से हो गया, फिर धीरे से 6 से 2 हो गया, फिर 6 से 3 हो गया, फिर मलेशिया गया। जिंदगी में पहली बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला। वाह! उस दिन मुझे याद है कि पापा अपने मित्र से मुझे वीडियो कॉल करवा रहे थे, वहाँ अपनी फैक्ट्री पे बैठे हुए। देखो ये मेरा छोटा बेटा है, ये विदेश जा रहा है। यस, और मैं कैसे आनन फानन में अपना वो पासपोर्ट बनवाया था उस दिन। तो अगर सारांश में बताऊं तो कैंगन ये शरीर को तो अंदर से धोता ही है। कैंगन ने पूरी तरीके से मेरी जितनी भी गर्दिशें थी, जितनी भी गरीबी थी, जितनी भी परेशानियां थी, सबको धो के रख दिया। अब चूंकि मेरा स्वभाव थोड़ा फकीरी टाइप का है, जानते हैं यहाँ साक्षी है, मेरे मम्मी पापा भैया ये सब लोग बैठे, मेरे परिवार के कुछ सदस्य। मैंने पैदा होने के बाद बहुत दुख तो बहुत दिए इन लोगों को, इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, इतनी लंबी लिस्ट है। कभी कभी सोचता हूँ तो हंसता भी हूँ, फिर मुझे ये लगता है कि यार इनके भी कर्म होंगे, मैं क्या करूँ। अब रोने से क्या फायदा भैया, सबके अपने अपने कर्म है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। सबके अपने अपने कर्म है, तो मेरे कर्म है तो इनके भी कर्म है। लेकिन जब अच्छा वक्त आ जाए, जब अच्छा वक्त आ जाए तो कुछ अच्छे काम भी कर लेने चाहिए। फकीरों जैसी जिंदगी है मेरी, पैसे बचाने का सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में है ही नहीं, ये मेरी पूरी टीम जानती है। मम्मी पापा भी जानते हैं, भैया भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पैसा बचाना मुझे पसंद नहीं। इसलिए सुबह से बहुत तालियां बजाए हो मेरे लिए आप लोग, मेरा नाम ले लेके। तो एक बात मैं आप लोगों को फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस इनेजिक में सफल होना चाहते हैं, मेरे अकाउंट का आखिरी एक पैसा अगर तुम्हारे काम आ गया तो मैं इसमें अपने आप को बड़ा खुशनसीब मांगूंगा।
और मेरी नकल कोई करना मत। अब एक फकीर पता चला पूरी टीम ही फकीर हो गई। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कम से कम पैसा कमाओ, तो जब मुझे जरूरत हो तो तुम लोगों से ले लूं। आप लोग खूब सारा पैसा कमाओ भाई साहब, उसमें जहां हमारे पैसे की जरूरत हो हमको बता दिया करो। कसम से हमारे पास पैसे होते हैं तो हम मना नहीं करते, पूछ लो सबसे, मना नहीं करते। आप 1 लाख मांग लो या 10 लाख मांग लो, अगर अकाउंट में पैसा है तो आपके कहने पे पैसा इमीडिएट ट्रांसफर होगा। 5 से 10 सेकंड लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और नहीं है तो नहीं है। अब तुम चाहे -2 समझो मुझे या -3 समझो, नहीं है। अभी ये 15 लाख का बिल है आज के पूरे प्रोग्राम का। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे भरूंगा। अभी भरना है मेरे को। नहीं 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 नहीं, फिर से बोलो। कहाँ कहाँ नजर रहती है आपके, है? चलो अच्छा है, लेकिन बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लोग बहुत बढ़िया है, इतनी शानदार टीम मुझे दी है परमात्मा ने काम करने के लिए। इनके साथ लगा रहता हूँ भाई साहब, मैं अपने बीवी बच्चों को भी भूल जाता हूँ, सही बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो लगता है कि यही परिवार है। फिर कभी कभी कुछ जो परिवार को जो ज़्यादा भाव देते हैं, परिवार को, फैमिली को, वो लोग जब मुझसे मिल जाते हैं तो वो लोग मेरे को इमोशनल करते हैं। तो बीवी का ध्यान नहीं रखता, तेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनका ध्यान नहीं रखता, उनको टाइम नहीं देता। फिर मुझे लगता है कि यार उनके भी कर्म होंगे, मैं क्या करूं इसमें। उनके भी भैया अपनी अपनी कर्मा फिलॉसफी है ये तो, जो करोगे वो भरोगे, जो मतलब करके आए हो वो तो भरना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग एकदम बिंदास होके काम करो, क्योंकि जितनी जो जो लोग आप लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैंने देखा टीम के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो प्रॉब्लम पे इतनी ज़्यादा ध्यान देते हैं, इतनी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उनकी समस्याएं बढ़ती रहती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं। तो अगले कुछ समय तक डोंट ब्लेम, फिक्स द प्रॉब्लम, नेक्स्ट 3 मंथ ओनली, 90 डेज। इस दुनिया में जब भी किसी का कोई चक्र घूमता है तो उसमें सिर्फ 90 दिन का खेल होता है, ध्यान रखना, सिर्फ 3 महीने। अगर आज आप कोई डिसीजन ले लिए तो अगले 3 महीने आपकी जिंदगी को पूरा 180 डिग्री पे घुमा सकते हैं, सिर्फ 90 दिन। ऐसा मैंने किसी अपने बहुत एक महागुरु थे मेरे पहले, उनसे सीखा था। और वाकई मैंने 90 दिन का संकल्प लिया था मशीन आने के बाद। जब सुदेश सर की पहली मीटिंग हुई थी, वो मैंने डेट डाल दी थी कि 31 दिसंबर 2016, ये 3 महीने का टाइम है, इसमें मैं शिक्षक बनूंगा। उस 3 महीने में मशीन तो एक भी नहीं बिकी मेरी, ना शिक्षक बन पाया। लेकिन वो 3 महीने में ऐसी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया, मोदी जी ने कर दी नोटबंदी, और लोग हो गए उस नोट को बदलने में बिजी। लेकिन उस 3 महीने में जब मेरे पास कोई काम नहीं था, खाना मुझे उधार मिल ही जाता था, तो मैंने बहुत बढ़िया काम ये किया कि पानी को बांटना शुरू कर दिया। और वो पानी का बांटना भाई साहब फल गया। लोगों को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया पानी पी के, इतना मज़ा आया कि उनकी दुआओं से फिर मेरे को इतना पैसा आया, इतना पैसा आया अकल्पनीय है। 6 से 2 पे तो 1 साल तक इतना पैसा आया था कि मैं बोलना ही बंद कर दिया था, मीटिंगों में बोलता कम था उस टाइम। अभी क्या है, मैंने खर्चे बढ़ा लिए, अब तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए मेरे। खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अभी भी लगभग एवरेज 10-15 लाख रुपए तो आते ही है मेरे पास। अब विश्वास मानिए आप लोग, इतने से मेरा काम होता नहीं है। जिस तरीके का आदमी हूँ तो मुझे तो कम से कम 1-2 करोड़ भी आएंगे ना, मुझे तो लगता है कि
तब भी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने जो गोल लिया है अपना 1000 करोड़ का लिया है 2025 तक। और ये सब लोग जानते हैं, मैंने जिन जिन को मैंने अपने हाथ से प्लान दिखाया है और उन लोगों से मैंने डे 1 से ही 1000 करोड़ का जिक्र किया है, क्योंकि ये हिसाब किताब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हिसाब किताब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बेहिसाब ही आदमी हूँ, इसीलिए परमात्मा से बोलता हूँ मुझे बेहिसाब ही देना। अभी ये थोड़ा आ रहा है ना 10-20 लाख, ये क्या है, ये हिसाब किताब ये दिमाग में है फिगर, इसके लिए मैं इसको खर्चा कर देता हूँ। जब बेहिसाब आएगा तब हम लोग थोड़ा मौज करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नहीं, यस सर ने बिल्कुल सही बोला। बड़े सन्नाटे में बैठे हो तुम लोग, अभी तो बाहर बाहर भाग रहे थे थोड़े। अच्छा चलो, मैं अब टाइम नहीं ले रहा हूँ, सर का भी सुनना है अभी। और 9 बजे अपना डिनर लगेगा, डिनर के बाद डांस करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे को नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत ही नहीं, सबसे अहम रोल रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। दूसरा, अब मुझे जिस शख्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, मैं चाहूँगा वो शख्स मेरे लिए दिन रात मेहनत करे। मेरे लिए दिन रात मेहनत करे, और वो शख्स है मिस्टर मनोज तिवारी। तालियां। मनोज तिवारी, मैं इतनी बोलता हूँ भैया, मनोज तिवारी जी इतनी मेहनत करें कि इन्हीं से मेरा पूरा गोल पूरा हो जाए 1000 करोड़ का। ये मेहनत करें, मैं तो अपने हिस्से की मेहनत कर चुका हूँ। कहाँ है मम्मी पापा, ये पीछे बैठे। अब इनको मेहनत करनी है मेरे लिए, ठीक है। अब आप इनको पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद दे दो, क्योंकि इंदौर का जो अब लीड करने वाला, मैं तो रहूंगा बाहर, अब इंदौर को जो लीड करेगा इस बिजनेस को, वो मेरे को एक ही आदमी दिखाई दे रहा है अभी बस, और वो है मनोज तिवारी। तो एक बार बड़ी क्लैपिंग मनोज जी के लिए। ये जबरदस्त पर्सनालिटी है। इस आदमी ने पिछले इसी मीटिंग में 25 अक्टूबर को मेरे से बोला था कि शैलन तिवारी इससे बड़ा प्रोग्राम करके दिखाओ। नहीं, इनने बोला था स्टेज से, इतनी बड़ी स्टेज थी तब भी इतने ही लोग थे पिछले साल, और बोला था कि शैलन तिवारी से आगे जाके दिखाऊंगा मैं अगले साल। वैभव जी को गुस्सा आ गया था। ये कौन है मैं स्टेज पे। और तब से लेके ये फिर हमारी बात कभी सुनते नहीं थे तिवारी जी। ये हमेशा ये बोलते थे, क्या यार तुम्हारी किसी की मशीन नहीं बिकती, तुम्हारी भी नहीं बिकती होंगी। तो ये बोले अपना अकाउंट दिखाओ अगर मशीन बिकती है। तो मैंने कहा नहीं दिखाऊंगा अकाउंट, तुमको ऐसे ही समझना है तो समझो। इतना ईगोइस्टिक आदमी मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कभी, कसम खा रहा हूँ। यह आदमी ना फ़ोन पे ढंग से बात करे और अपनी अपलाइन को परेशान करे, बोले शैलन तिवारी क्या है फालतू का, शैलन तिवारी करते रहते हो, कोई पैसा वैसा नहीं कमाता। ऐसी बात है मेरे लिए हमेशा, मतलब। लेकिन ये आदमी आज इतना बदला है, मुझे तो लगता है कि विपस्सना से भी जितना असर नहीं होता होगा। सही बता रहा हूँ, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है। पूरी जो इनकी आत्मा है ऐसी निर्मल हो गई धुल के। मैं पिछले 6 महीने में इनका जो बदलाव देख रहा हूँ, और वो बदलाव अगर मम्मी पापा मैं आपसे पूछूं, वो बदलाव इनके चेहरे पे भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब आत्मा की चीज़ें बदलती हैं तो वो फेस पे रिफ्लेक्ट करती हैं। क्यों दिख रहे हो आप इनके चेहरे पे?
ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। तो इंदौर का जो कमान है अब संभालेंगे मनोज तिवारी जी, क्योंकि यहाँ पे इनकी लगभग जो इंदौर की टीम है लगभग लगभग इन्हीं की है, बाकी मेरे चुटर पुटर हैं कुछ लोग। सो थैंक यू वेरी मच। और छत्तीसगढ़ से तो मैं आज़ाद हो ही गया हूँ अब। यहाँ तो वैसे ही हर महीने इतने सिक्से निकल रहे हैं भैया। यहाँ तो अब मुझे लगता है कि सुदेश सर भी अगर मुंबई से खाली आशीर्वाद देते रहेंगे ना तो सिक्से पैदा होते रहेंगे। यस यस।